वेलकम टू F2 के क्रिएटर दोस्तों। मोदी सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल का बजट पेश किया है, जिसमें गोदी मीडिया और एनडीए गठबंधन इस पर तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वही विपक्ष इसमें मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार जिस विकास का दावा करती है, और दूसरी तरफ यही मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को गरीब बोल के राशन दे रही है। बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने अपने कामों को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया है। इसी बात को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को खूब घेरा है। इस अंतिम बजट में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया जी ने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और गोदी मीडिया के एंकर को खूब जमकर क्लास लगाई है। आप ये डिबेट देखें। मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भारत का बजट है, और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये विदाई का बजट है। किसकी विदाई का बजट, सुप्रिया जी? आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपके शो का नाम है गारंटी वाला बजट। ये मुझे पहले से ही पता था, गारंटी तो होगी, और गारंटी है जुमलों की गारंटी। इस बजट से ना तो उपभोग बढ़ेगा, ना निवेश होगा, ना नौकरियां बनेंगी, और ना कृषि का कल्याण होगा। थोड़ी सी बात अगर आप मुझे 20 सेकंड और दे दीजिए तो कहती हूं। 2024 वित्तीय वर्ष के बजट में कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समाज कल्याण के लिए कुछ बजट रखा गया था। जब वर्ष अंत होने पर आया तो दिख रहा है, और ये आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, इनके ही बजट एट ग्लांस के आंकड़े हैं, कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण पे जो बजट था उससे भी कम खर्च किया गया है। और अगले वर्ष के लिए, मतलब वित्तीय वर्ष 25 के लिए रक्षा के बजट पर जितना खर्च हुआ उससे घटाया गया, फूड सब्सिडी को घटाने का काम हुआ है, और फर्टिलाइजर सब्सिडी को घटाने का काम हुआ है। ये तो साला होना ही था। वित्त मंत्री ने एक बड़ी रोचक बात कही, और जब उन्होंने वो कहा तो मैं सच बताऊं बिल्कुल चौंक गई। मैंने कहा ये क्या बोला, ये कैसे मिस हो गया? उन्होंने कहा एवरेज आय जो है वो 50% बढ़ गई है। भाई किसकी बढ़ी है, कहां बढ़ी है? और पीएलएफएस डेटा तो सरकार का ही सर्वे है। सरकार का सर्वे खुद कह रहा है कि 25% घटी है। तो या तो सरकार का सर्वे गलत आंकड़ा बता रहा है, या निर्मला जी ने भ्रमित करने का काम किया। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हमारी गारंटी बहुत स्पष्ट है। हमारी गारंटी ने क्या किया है, मैंने आपको बताया कि सोलर में हम 5th लार्जेस्ट बने हैं, 4th लार्जेस्ट बने हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ क्लीन एनर्जी में। अगर हम उस समय देखें तो हम 3rd लार्जेस्ट हैं ऑटोमोबाइल में। आप कह रहे खर्च नहीं हो पा रहा। अगर इकोनॉमी लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है तो अभी पिछले साल 41 लाख लोगों ने 4 व्हीलर खरीदे। कहां से खरीद लिए? मतलब आप आमदनी घट गई और खरीद लिए हैं। थोड़ा बात अजीब नहीं लगती है? नहीं। ये जो मकान खरीदे गए, साधारण मकान जो 1 करोड़ से नीचे के होते हैं, वो 24% बढ़ोतरी हुई है। जो लग्जरी मकान जो 1.5 करोड़ या उससे ऊपर के होते हैं, उनमें 31% की हुई है। तो मतलब आमदनी नहीं बढ़ी मगर मकान खरीद लिए लोगों ने। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रही। इसलिए मोदी जी जिस गंभीरता के साथ इन विपरीत परिस्थितियों में देश को आगे ले जा रहे हैं, देश उसी विश्वास के साथ उनके साथ खड़ा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सत्य को तो स्वीकारिए। आज इस सरकार के अनुसार देश में सबके पास नौकरी है, संपन्नता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सुधांशु जी ने 2 चीजों का नाम लिया। एक, उन्होंने कहा लग्जरी घर इतने हो रहे हैं, बिक रहे हैं, कहां दिक्कतें हैं? सूट बूट की सरकार, इनको ऐसे ही थोड़ी कहा गया है। एफएमसीजी जो भी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था का मानक जानता है या समझता है, साबुन, कंघी, तेल, मंजन, ये जो बिस्किट, ये जो छोटी चीजें होती है, ये यार्ड स्टिक, इसको बेलवेदर ऑफ इकोनॉमिक कंजम्पशन कहा जाता है। कंजम्पशन मतलब उपभोग, जो हमारी इकोनॉमी का 60% हिस्सा है, 60%। वी आर अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। डेटा के बाद डेटा, और सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है 7.5% कंजम्पशन ग्रोथ 2 साल पहले थी, अब वो 4% से नीचे है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि गांव में लोग साबुन, तेल, मंजन नहीं खरीद पा रहे हैं, और आप लग्जरी विलाउन को बेच रहे हैं। आप न्यूज़पेपर ऐड की कटिंग लेकर आ जाइए शो पर और कहिए अमिताभ बच्चन 7 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हैं, तो वो थोड़ी कंजम्पशन है, उससे थोड़ी लोगों का भला होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। असलियत यह है कि आप ही की बात में विरोधाभास है। हमारी खाद्य सुरक्षा योजना को आपने बढ़ाया, अच्छी चीज करी। अगर आज की तारीख में मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ को फ्री का राशन ना दीजिए तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे, यह असलियत है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने और रखती हूं, और यह रखना जरूरी है। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एक मैं बिल्कुल आ रही हूं, आना जरूरी है। हाँ। और चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जवाब दे देते। नहीं मैं सर से ले लेती हूं, आपने अपनी बात नहीं, मैं उनकी बात पर एक सवाल उठा देती हूं, फिर आप ले लीजिए। अच्छा, इकोनॉमी के 4 पहिए होते हैं। एनी इकोनॉमी हैज 4 पहिए होते हैं: प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स। 3 पहिए ठप हैं इस इकोनॉमी के। आप जबरदस्ती कहिए जी हम कर रहे हैं। आपने तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करिएगा। आपने कॉर्पोरेट टैक्स काट के 22% पर ले आए, आप 33% दे रही हैं। जो देश का सबसे गरीब आदमी और सबसे अमीर आदमी, वो आटा और दही पर एक जैसा टैक्स दे रहा है। लेकिन जो असलियत है, आपने ये सब करा। आपने कहा प्राइवेट सेक्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, नौकरियां बनेंगी। ना प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो मानक होता है इन्वेस्टमेंट का, वो अभी 2014 के लेवल पर है। तो आपके ये जो सारे काम है, ये अमीरों के लिए क्यों होते हैं? बात तो सही है। एक तरफ कह रहे हैं साहब 4% कम हो गया,
मतलब गांव में इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अब साबुन और तेल खरीदने के पैसे नहीं रहे। कितने परिवार हैं भारत में? 28 करोड़। 80 करोड़ लोगों को परमानेंट अनाज मिल रहा है, यानी हर परिवार के लगभग गरीब परिवार के 3 लोगों को मिल रहा है? उसके बाद उनके पास साबुन खरीदने का पैसा नहीं बचा है। तो कभी कभी जब तर्क देने के आंकड़े देने का प्रयास करें, भूख से मर जाएंगे। जिसको आप फ्री का राशन कह रहे हैं वो वास्तविकता में जानते क्या है? वो परिस्थिति ये थी कि कोविड के टाइम में सप्लाई लाइंस खत्म हो गई थी। मेरे को जानता नहीं है। अगर आपको पैसा दे भी दिया जाता तो आपके मोहल्ले में या आपके कॉलोनी वाले किसी भी ग्रोसरी स्टोर के पास क्या इतना था कि वो आपको सप्लाई कर सके? अब बता रहा हूं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। अगर हम सप्लाई लाइंस को मार्केट के भरोसे छोड़ दें तो इस बात की प्रबल संभावना है कि अनाज के दाम मार्केट मैनिपुलेशन के द्वारा ऊपर जा सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी भी उस सप्लाई लाइन को कंट्रोल करके सबको डिलीवरी दे रखी है, यह समझनी चाहिए। मगर एक अंतर और डालूं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। देखिए, हमारी सोच इकोनॉमी में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की है और राजनीति में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की है। जैसे हमारी सरकार आने के बाद ही आपने कहा ना, लाभार्थी एक नया वर्ग क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने कहा पहले गरीब को एम्पावर करेंगे, पहले डीबीटी करेंगे, जिसमें से हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाए, 2 करोड़ से ऐसे फर्जी लोग गायब हुए, हमने उसको स्ट्रेंथन किया, फिर वो हमारा समर्थक बना। ये पुराने वाले में पड़े हैं, जेब खर्च वाले पे, ये जात ले लो, इसका काउंटिंग करा दो, उसकी कर दो, कास्ट ये वो फलाना। तो इनकी राजनीति भी उसी पे है कि एक्सपेंडिचर बेस, शॉर्ट टर्म गेन देखो, आगे का किसको देखना है। हमारी इकोनॉमी भी है शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म देखिए। इसीलिए हम 10 साल में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए G7 और G20 कंट्रीज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाली हैं। अच्छा, ये डाटा भारत सरकार का नहीं है, ये IMF का है, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। देखिए, ऐसा है, बोलते बोलते बहुत बोल गए, बोलते बोलते बोले हम लाभार्थी की एक कैटेगरी बना रहे हैं। कृष्ण करें तो लीला, हम करें तो पाप, दूसरा आदमी करे तो वो रेवड़ी बांट रहा है, हम रबड़ी अपने मित्रों को बांटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाभार्थी हम बुलाएंगे और रबड़ी खिलाएंगे अपने मित्रों को। मैंने आपसे कहा ना, विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, फिर से याद दिलाती हूं। विरोधाभास इसलिए, लग्जरी विला बन रहे हैं, वो बिक रहे हैं, अच्छी बात है। आपने इस देश के करीब 3% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। आपने पिछली बार इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाया, कुछ लोगों को जरूर राहत मिली। इस देश का औसतन आदमी जीएसटी देता है, और इस क्राउड के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं, 50% जीएसटी। 50% लोग जो नीचे के तबके के हैं वो 64% जीएसटी दे रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, मतलब देश के सबसे अमीर आदमी जो नरीमन पॉइंट पर बड़ी सी कोठी में रहते हैं, और यहां पर पुरानी दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला भी एक लेवल ऑफ जीएसटी दे रहा है। यह आर्थिक असमानता है, जिस आईएमएफ को बार बार कोट करते तो पूरा कोट किया करिए। आईएमएफ ने क्या कहा है? इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग, लेकिन उसको ये नहीं मानेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि जब आज वित्त मंत्री ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज करी, और वो डेटा मैं लेकर आई हूं, आपके एक कंपेटिटर ने चलाया था, उनका नाम नहीं लूंगी जी, लेकिन ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा ये लेकर चलती हूं। वित्त मंत्री का एक वर्ड क्लाउड सर्वे आया, उन्होंने किन शब्दों का कितना प्रयोग किया। ठीक है, प्रधानमंत्री 42 बार बोला, टैक्स 42 बार बोला, गवर्नमेंट 26 बार बोला, भारत 24 बार बोला, अच्छा था। फार्मर 15 बार बोला, जीएसटी 11 बार बोला, मछली भी 4 बार बोल दिया, लक्षद्वीप भी बोल दिया, वंदे भारत भी बोल दिया। 2 शब्द सुनाई नहीं दिए, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट। एफडीआई जिसका खूब सीना ठोकते थे ये लोग, 3 साल से गिर रहा है, और अभी 16 साल के सबसे निचले स्तर पर एफडीआई है। सवाल पूछिए, किस आधार पे बोलते हैं? एफडीआई ऑल टाइम हाईएस्ट, $70 बिलियन का एफडीआई इस साल है, $46 बिलियन का। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, 3.2% की कहां ग्रोथ रेट है भारत में भाई? व्हाट इज द सोर्स? एक मिनट रुक जाइए, आपने एफडीआई पर मुझसे सवाल पूछा। अप्रैल टू नवंबर, एक मिनट, मैं तो आपको आंकड़े के साथ बता रही हूं, सरकार के आंकड़े, एनएसएसओ के आंकड़े, जिसके आधार पर बजट बनता है। आंकड़ों को किसी भी तरीके से देखा जा सकता है। अगर इसमें वो कोरोना काल वाला माइनस वाला निकाल दिया जाए, सरकार करेगी पिछले 3 साल में लगातार 7% से ऊपर हम बने हुए हैं। वो 3 साल काउंट कर रही है, आप 4 साल काउंट कर रही हैं। मैं तो कह रही हूं 5 साल काउंट कर लीजिए, ठीक है, फिर भी आप 5% से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? लेकिन डिमोनेटाइजेशन के झटके के बाद जहां पहुंची थी इकोनॉमी, अब उससे आगे निकल गई है। तुम्हें शर्म है कुछ? तो आपको लगता है 6.9, अब तो 7.3, आपको ये ग्रोथ लग रही है? 5.9% एवरेज ग्रोथ है 10 सालों की। 6.8% पे दिया था, 58 पर रुपया दिया था, 84 पर पहुंचा दिया है। एफडीआई का डेटा ये तो आरबीआई देता है ना, कोई मैं अपने घर से थोड़ी बना के आज सवेरे उठी तो चाय पकाने के बजाय डेटा पका लिया। आप लोग की थोड़े रोज डेटा फजिंग का काम करती हूँ। देखा आपने, जब ये गोदी मीडिया एंकर और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अपने सरकार के कसीदे पढ़ रहे होते हैं तो सुप्रिया जी कितनी अच्छी क्लास लगाती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।